हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी। हमारे जो भी क्लास 10th के दोस्त हैं जो इस बार 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए काउंटडाउन शुरू है। हम लोग 6 7 या मैक्सिमम 8 वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब चैनल में आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन होगा, जो जो थ्योरी है उसका भी डिस्कशन होगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 8 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से उसको समझ लेते हैं और जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस में उसको प्रॉपरली नोट डाउन करके सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना रहता है दोस्तों? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन दैट इज आई। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी कंडक्टर के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, डिवाइड बाय कितने टाइम पर सेकेंड कितना चार्ज उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, दैट डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज अपॉन टाइम। सो हम लोग करंट को कैसे डिफाइन कर दिए? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर चार्ज ने कहा अरे भाई थोड़ा ठहर के। चार्ज कह रहा है भाई थोड़ा ठहर के। क्यों? क्योंकि चार्ज कह रहा है कि हम तो किससे बने हुए हैं? हम तो बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन से। चार्ज किससे बना हुआ है? चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। तो दोस्तों चार्ज किससे बना हुआ है? चार्ज बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। E का मतलब हो गया चार्ज ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। और कितने ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन क्या है? एन इंटीजर है, 1 2 3 नंबर है ना? तो Q दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है उसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, है ना? सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट बच्चों डेफिनेशन तो आई होप कि नहीं पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए या डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ लीजिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या आई इज इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एन इंटू ई बाई टी भी हो सकता है। करेक्ट। अब सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आपको करंट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, चार्ज कैलकुलेट करना होगा। या हो सकता है कि आपको चार्ज दे दिया जाए, करंट निकालना रहे, टाइम दिया हुआ रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a wire when
1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, फ्लोज थ्रू इट। मतलब आपके पास एक वायर है, जिस वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो है। चार्ज किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से बना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, आई हमारा 1 एम्पियर है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा? सो देखिए, सिंपली आपको लिखना है n इंटू ई विल बी 1, n इंटू ई। n इंटू ई से क्या बन रहा था? चार्ज। तो अगर करंट 1 एम्पियर है तो चार्ज भी हमारा 1 कूलम होगा, मतलब n इंटू ई जो है वो 1 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 भी लिखने से चलेगा यहां पे। तो हमें n निकालना है, नंबर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई ई, 1 कूलम डिवाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो चलिए, तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर उस वायर से फ्लो करेगा तब उस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ये इस नंबर पर ध्यान देना है। ये नंबर आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये नंबर पर बहुत गौर करना है, बिकॉज इससे मिलता जुलता हुआ नंबर भी ऑप्शंस में रहेगा। मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 रहे, या 625 इंटू समथिंग रहे, या 62.5 इंटू समथिंग रहे। इस नंबर पर ध्यान देना है दोस्तों। नंबर पर, कौन से नंबर पर? इस नंबर पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, W अपॉन Q, W बाई Q। ठीक है, तो W मतलब वर्क डन हो गया। वर्क डन का यूनिट क्या होगा? दैट इज जूल। और चार्ज का भी हम लोग जाने यूनिट क्या होगा? कूलम। सो जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, वोल्ट हो गया। अब देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल? तो आपको सिंपल लिखना है कि इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो होता है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है कि इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में उस वायर या कंडक्टर के थ्रू या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू फ्लो करेगा, अदरवाइज वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब जब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है और करंट नाम का जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बीच में कोई मैथमेटिकल कनेक्शन होना चाहिए। बिकॉज जब जब पोटेंशियल डिफरेंस है करंट फ्लो कर रहा है। इसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं किसमें?
इसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ में। किसमें पढ़ते हैं? ओम्स लॉ में। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर या वायर। ठीक है, तो V बाय I का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो कैसा आना चाहिए? V बाय I का जो रेशियो आएगा वो आना चाहिए कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां कांस्टेंट रहना चाहिए। ये V बाय I का जो रेशियो है ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमारा, तब V बाय I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। करेक्ट? बात समझ में आया? यही हमारा ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर और कंडक्टर, अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the two ends of a wire or conductor is directly proportional to the current flowing through it। ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग y एक्सिस में ले लिए पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस में अगर करंट को प्लॉट करते हैं तो इधर हो गया v और इधर हो गया I। तो क्योंकि ओम्स लॉ में क्या कह रहा है कि v बाय I का जो रेशियो है कैसा आएगा? वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो v बाय I का रेशियो अगर कांस्टेंट आएगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग फ्रॉम थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये जो कांस्टेंट यहां आ रहा है इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर। किसी वायर या कंडक्टर का ये क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस। सो इसका मतलब V बाय I का जो रेशियो आ रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाय I का जो रेशियो आएगा वो वायर या कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट इज डिनोटेड बाय R। दैट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, सो V हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कैलकुलेटेड इन वोल्ट, करंट इज कैलकुलेटेड इन एम्पियर। So volt per ampere is called the unit of resistance, that is ohm. So what is the unit of resistance? Resistance का यूनिट क्या हो गया दोस्तों? Resistance का यूनिट ओम हो गया, है ना? समझ में आया? और V बाय I का अगर ग्राफ दिया हुआ है, अगर V हमारा Y एक्सिस में प्लॉट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, और करंट अगर X एक्सिस में प्लॉट किया गया है दोस्तों, तो ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है, सो tan थीटा दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, slope of line, and this will give us the value of resistance of the wire। इससे हमें वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? सो अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है या आपके क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट किया गया है जिसमें y एक्सिस में v है, x एक्सिस में I है, तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास एक ग्राफ है V और I का, इधर V और इधर I, और एक कंडक्टर है X और एक कंडक्टर है Y। पूछा जा रहा है विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसमें देख लेना है कि V हमारे किस एक्सिस में है? V हमारे Y एक्सिस में है, करंट हमारा X एक्सिस में है। तो X जो है उसका एंगल बड़ा होगा, Y वाला एंगल छोटा होगा। कभी कभी इसमें एक्सप्लेन करना ही बोलता है, तो कुछ नहीं करना है। तो यहां लिखना क्या है सॉल्यूशन में? चलिए सॉल्यूशन को हम यहां लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है दोस्तों? सॉल्यूशन में लिखना है कि क्लियरली, साफ साफ, क्या साफ साफ? साफ साफ दिख रहा है कि थीटा एक्स, मतलब एक्स जो एंगल बना रहा है और यहां वाई एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बड़ा है दोस्तों? थीटा एक्स बड़ा है। एक्स जो एंगल बना रहा है वो बड़ा है, थीटा एक्स ग्रेटर देन थीटा वाई। देयरफॉर जिसका एंगल बड़ा होगा उसका tan थीटा भी बड़ा होगा,
और जिसका tan थीटा बड़ा होगा उसका स्लोप भी बड़ा होगा। और क्योंकि ये v और i का ग्राफ है तो स्लोप से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। ये बस करके दिखा देना है, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करना है आंसर में। जब एक्सप्लेन करने बोला जाए तो कोशिश कीजिए कि मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्रेस कर दें, इससे टाइम भी सेव होगा और एग्जामिनर को क्लियरली पता भी चलेगा आप क्या बताना चाहते हैं। ज्यादा बातें लिखिएगा तो वो कोई पढ़ता भी नहीं है और वो टेक्निकली सही भी नहीं है। साइंस में ज्यादातर हमें मैथमेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करने पर फोकस करना है। तो क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन को अगर इस तरह घुमा दें, क्वेश्चन में अगर आपको फंसाना है और क्वेश्चन को इस तरह कर दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में कर दिया गया कि इधर I है और इधर V है। नाउ आपसे पूछ रहा है ये हो गया Y और ये हो गया X, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर V जो है वो Y एक्सिस में नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, आप एंगल को कवर कीजिए, दोनों का एंगल लीजिए। जैसे ये हो गया थीटा Y और ये हो गया थीटा X, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि क्लियरली क्या है, क्लियर कि थीटा Y जो है वो हमारा थीटा X से बड़ा है। तो यहां पर tan थीटा Y जो होगा वो हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, tan थीटा X से। लेकिन यहां पर जो tan थीटा होगा उससे भी हमारा स्लोप ही निकलेगा, स्लोप ऑफ Y ग्रेटर देन स्लोप ऑफ X। लेकिन यहां जो स्लोप होगा वो I बाई V हो जाएगा। तो I बाई V ऑफ X, सॉरी, I बाई V ऑफ Y इज ग्रेटर देन I बाई V ऑफ X। अब I बाई V को तो हम रेजिस्टेंस नहीं ना बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, V बाई I को। तो I बाई V क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा। I बाई V क्या हो जाएगा, 1 बाय R। तो 1 बाय R Y विल बी ग्रेटर देन 1 बाय R X। अब क्रॉस कर दीजिए तो R X इधर आ जाएगा और R Y उधर चला जाएगा। तो R X यहां भी बड़ा हो रहा है R Y से। समझ में आया। जैसे इस वाले ग्राफ में दोस्तों इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा V बाई I। अब V बाई I ही हमारा R होता है, जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारा स्लोप V बाई I नहीं है, हमारा स्लोप I बाई V है। जो स्लोप होता है वो y एक्सिस वाला क्वांटिटी डिवाइड बाय x एक्सिस वाला क्वांटिटी, इनका रेशियो के बराबर होता है या इनके चेंज के रेशियो के बराबर होता है। सो y में भी करंट है, x में हमारा वोल्टेज है, तो करंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रेजिस्टेंस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, एक चीज और ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता है किस पे, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। हालांकि फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है दोस्तों कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, V बाई I है। बट ये जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ओम्स लॉ ने क्या कहा कि V बाई I का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर आप I को बढ़ाते हैं तो V भी बढ़ेगा, तो रेशियो तो कांस्टेंट आएगा। मतलब V और I पर R का कोई निर्भरता नहीं है, R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सवाल है फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। सो अब है फैक्टर्स on which रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर से मैं बता दूं कि V और I पे तो डिपेंड नहीं करता, हालांकि मैथमेटिकली दिख रहा है, बट ये डिपेंड नहीं करता बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। चलिए समझ में आया। तो पहला डिपेंडेंसी उसका है टेम्परेचर पर। किस पे है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये तो सिंपली पता चल गया आपको कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ कह ही रहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V बाई I का जो रेशियो होगा वो तभी कांस्टेंट आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा तो V बाई I का रेशियो वेरी कर जाएगा। सो V बाई I का रेशियो अगर वेरी कर जाएगा तब तो ओम्स लॉ
फॉलो नहीं हो रहा है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, V बाय I का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब कि V बाय I टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। मतलब अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसी क्वेश्चन में दोस्तों जैसे y और x दिया था, अगर मान लो यहां टेम्परेचर दे देता T1, यहां टेम्परेचर दे देता T2 और आपसे पूछता विच इज ग्रेटर टेम्परेचर या विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, अगर ये सवाल रहता कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार I बाई V या V बाई I का जो ग्राफ होता है उससे तो रेजिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कौन सा ग्रेटर है, टेम्परेचर ग्रेटर कैसे पता करेंगे। बिल्कुल आसान है, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस या मेटल का रेजिस्टेंस। तो सॉरी, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था, यहां रेजिस्टेंस एक्स का ज्यादा था वाई से, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर दिया पहले ही, यहां देख लीजिएगा आप। और अगर एक्स का ज्यादा है तो एक्स का टेम्परेचर कितना है T2, सो T2 ज्यादा हो जाएगा T1 से। आया बात समझ में। तो एक ही क्वेश्चन से आप एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो पहला फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड किया वो हो गया टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप लेंथ को अगर बढ़ाते हैं, लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक्चुअली में लेंथ अकेला एक फैक्टर नहीं है, यहां पे दो फैक्टर साइमल्टेनियसली आता है। क्या, दूसरा फैक्टर जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दो फैक्टर मिलता है। जैसे ये मेरा हाथ में मार्कर है, इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे सॉरी, इसको स्ट्रेच करेंगे, लंबा करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा दोस्तों, तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चलना ज्यादा है और चलने के लिए जगह भी कम दे रहे हैं, तो ज्यादा धक्का मुक्की होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ने से एरिया घटता है और लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है ना। मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। क्लियर, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर हम लोगों ने तीन फैक्टर लिखा था, चौथा एक फैक्टर है जो ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पे आएगा। वो चौथा फैक्टर क्या होगा, वो चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर या वायर किस मटेरियल का बना है इस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हटाते हैं तो R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है रो L बाई A, जहां रो को क्या बोला जाता है, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कैसे बनेगा, इसका यूनिट कैसे आएगा, पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो रो का यूनिट क्या होगा, अब ये जो रो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो जो वायर या कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ, कॉपर का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है कि सिल्वर का बना है। ठीक है, बात समझ में आया। और जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा वो उतना खराब कंडक्टर होगा। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा मतलब रोकने का क्षमता ज्यादा, रेजिस्टेंस मतलब रोकने का क्षमता होता है, तो जितना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उतना खराब कंडक्टर होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, मतलब उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो रो इक्वल टू क्या आ जा रहा है, R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। तो R का मतलब क्या हो गया, ओम हो गया, A का मतलब क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, और L का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल कर देंगे तो रो का आ जाएगा
ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? इट इज ओम मीटर। एक और चीज का डेफिनेशन, रो इक्वल टू क्या आ गया? आर इंटू ए बाय एल। घर में बैठ कर क्या करना है कि आप लोग बैठ जाना है, नोटबुक ले लेना है या बुक लेना है और डेफिनेशन को रटते रहना है। ऐसा नहीं करना है, आप लोग रटते हैं इसीलिए टंकी और फुल हो जाता है। थोड़ा समझ लेना है, डेफिनेशन अपने भाषा में लिख देना है। सिंपल है कि अगर हम लोग लेंथ को 1 मीटर लेते हैं किसी वायर या कंडक्टर का, एंड अगर एरिया जो हमारा है क्रॉस सेक्शन उसको 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा रो कितना आ जाएगा? तो हमारा रो आ जाएगा आर के बराबर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ a conductor of unit length and unit cross sectional area, unit length and unit cross sectional area. So रेजिस्टिविटी क्या है? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। कैसा कंडक्टर? इसका लेंथ 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? सो फैक्टर्स किस पे डिपेंड किया? फिर से एक बार, पहला फैक्टर था टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड किया। दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीसरा फैक्टर क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। चौथा फैक्टर क्या था? चौथा फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन सब चीजों पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, क्वेश्चन है अ वायर is stretched to triple its original length, to triple its original length. What will be the new resistance? What will be the new resistance? नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, वहां पर हो सकता है कि कुछ वैल्यू भी दिया रहे कि पहले रेजिस्टेंस इतना था उसको ट्रिपल कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को समझ लो, सिंपल है। लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ध्यान देना है लेंथ बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली एरिया भी घटेगा। ऐसा नहीं होगा किसी वायर को आपने टान दिया, लेंथ लंबा हो गया, एरिया अनचेंज रहा और फिर एरिया धीरे से सिकुड़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली एरिया भी घटेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर न्यू। तो देखिए मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेंथ ट्रिपल हो गया, लेंथ अगर ट्रिपल है तो एरिया 1/3 हो जाएगा। लेंथ अगर डबल होगा तो हाफ हो जाएगा। लेंथ जितना टाइम्स इंक्रीज होगा एरिया उतना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो इट इज 9 रो एल बाई ए। सो रेजिस्टेंस विल बिकम, न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम्स। समझ में आया? 9 टाइम्स। क्लियर? मतलब आप एक सिंपल सा लॉजिक याद रख सकते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक याद रख सकते हैं कि अगर स्ट्रेचिंग हो रहा है तो नया रेजिस्टेंस जो होगा दोस्तों दैट विल बी n स्क्वायर इंटू आर। मतलब n स्क्वायर का मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा n था ट्रिपल, n 3 हो गया है ना, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया। डबल तो रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा, 4 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 16 हो जाएगा। और अगर उसका लेंथ को कम किया जाए, ये होगा जब स्ट्रेच होगा। ये कब होगा? जब स्ट्रेचिंग होगा, वायर को स्ट्रेच किया जाएगा। अगर वायर को कंप्रेस किया जाए तो अब रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा,
कितना घट जाएगा, तो R/n² हो जाएगा। बस सिंपल याद रखना है। क्लियर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है कि आप अप्रोच जो ले बनाने के लिए वो अप्रोच यही ले, ऐसे बना के दिखाएं, लेकिन आप आंसर तो तुरंत बता सकते हैं क्या होगा। एमसीक्यू रहेगा तो तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा जब कंप्रेस किया जाएगा, मतलब एरिया घटाया जाएगा, एरिया जो है वो बढ़ेगा और लेंथ जो है वो घटेगा, और अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करेंगे किसी सर्किट में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, आप जानते हैं। एक होता है सीरीज, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में याद रखना है क्या सेम रहता है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सीरीज में करंट इज सेम, जो भी रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस सीरीज में रहेगा उसमें करंट सेम होगा, और पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, सीरीज 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 का मतलब ही होता है एक के बाद एक, वेब सीरीज, है ना। वेब सीरीज क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि एक जहां एंड होता है दूसरा फिर वहां शुरू होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सेकंड वाला का कहानी का पहले पिछले कहानी से कोई मतलब नहीं है, तब फिर इसको वेब सीरीज नहीं कहेंगे, है ना। सीरीज का मतलब ही होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक। तो जैसे अगर हम तीन रजिस्टर्स लेते हैं, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, तीनों को एक के बाद एक लगा दिए और फिर एक स्विच के थ्रू जाके इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक। मान ली इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3। स्विच को ऑन किए, मान ली यहां से करंट जाने लगा I। अब करंट जितना निकल रहा है प्लस से, उतना ही करंट माइनस में वापस आ जाना चाहिए। प्लस से जो करंट निकला वो सेम करंट तीनों से पार होगा, बिकॉज करंट के लिए और कोई रास्ता नहीं है माइनस में आने का। तो करंट तीनों से कितना जाएगा, I करंट जाएगा, इससे भी आए, इससे भी आए, इससे भी आए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, रेजिस्टेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3। तो हम लोग यहाँ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 को अगर हम जोड़ेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा ना। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा I इंटू R1, उसका हो जाएगा I इंटू R2 और थर्ड का हो जाएगा I इंटू R3 और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब यहां से I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, V बाई I आ जाएगा, एंड V बाई R को क्या कहेंगे, टोटल रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशनल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो जब सीरीज में रहेगा तो आपको सिंपल ऐड कर देना है, जो जो रेजिस्टर सीरीज में रहेगा उसको सिंपल ऐड कर देना है, तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम लोग पैरेलल में आते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा सब, ये ध्यान देना है। पैरेलल को समझने का तो सबसे आसान तरीका हमको लगता है वो ये है कि एक ही पॉइंट, मान लीजिए यहां दो पॉइंट ले लिए A और एक पॉइंट ले लिए B। अब हमारे पास तीन रजिस्टर्स है, ठीक है, तीन रजिस्टर्स है। चलिए एक रजिस्टर हो गया, ये एक रजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। दूसरा रजिस्टर हम दूसरे कलर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक रजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है। एक और रजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया R3, ठीक है। और ये पूरा जो चीज है वो चला जाएगा, यहां से निकला एक वायर, यहां से निकला एक वायर और ये एक स्विच में चला गया और यहां से बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करेंगे यहां से करंट निकलेगा I, लेकिन यहां पर करंट तीन भाग में डिवाइड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको पैरेलल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए R1 भी यहां और यहां कनेक्टेड है, R2 भी इसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और R3 भी इसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। सेम पॉइंट के बीच में अगर कनेक्शन होता है तो उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है,
अगर आप गौर कीजिएगा तो ये बैटरी भी उसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। बैटरी का भी एक एंड गया है ए में और दूसरा एंड गया है बी में, मतलब R1 R2 R3 ये तीनों तो आपस में पैरेलल है ही। R1 R2 और R3 ये तीनों तो आपस में पैरेलल है ही, उसके साथ ये बैटरी भी उनके साथ पैरेलल में है। तो इसीलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर करंट तो डिवाइड होगा, इधर हो जाएगा मान लीजिए I1 करंट, इधर हो जाएगा मान लीजिए I2 करंट, इधर हो जाएगा I3 करंट। तीनों करंट यहां डिवाइड हो गया, फिर तीनों करंट इस नोड पे मिलेगा और फिर से I बन जाएगा और I1 के नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग यहां इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा I। अब I को क्या लिख सकते हो ओम्स लॉ के हिसाब से, V बाई आर। अब सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो V बाई R1 प्लस V बाय R2, इसलिए करंट अलग अलग था क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग था, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा पैरेलल में, V बाय R3 इक्वल टू I। अब V कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय R, बिकॉज यहां पे I बाय V आ जाएगा, V बाय I रहता तो हम लोग R लिखते, I बाय V आ जाएगा तो 1 बाय R हो जाएगा। सो पैरेलल में ये हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला और सीरीज में हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, पैरेलल को समझने के लिए देखना है कि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग कोई घबराए नहीं, पहले अभी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं वन शॉट के फॉर्म में, ताकि सारा चीजें एक बार में रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स का क्वेश्चंस भी बताएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट है ना, जब करंट किसी वायर या कंडक्टर से पास होता है तो उस चीज को गर्म करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखिए, वो गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। व्हाट इज चार्ज, चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट का डेफिनेशन क्या था, करंट का डेफिनेशन था चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, और ये हो जाएगा करंट इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज वर्क डन, ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये वर्क डन जो हमारा सप्लाई बैटरी कर रहा है। अगर हम डीसी सर्किट का बात कर रहे हैं, अभी हम लोग डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो जो बैटरी है वो ये वर्क डन कर रहा है ताकि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से मेंटेन रहे। तो वही हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इंटू फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, करेक्ट। नाउ हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कह रहा है कि भाई साहब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। इसी रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इन प्लेस ऑफ V हम लोग लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I इंटू आर, ये हो जाएगा V की जगह पे, फिर करंट इन I इंटू टी, तो कितना I आया, 2 आया। सो H इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू टी। सो ये भी एक हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला बन गया, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक और फॉर्मूला बन सकता है कि अगर हम लोग V को सब्स्टिट्यूट नहीं करके I को सब्स्टिट्यूट कर दें, सो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V रहने देते हैं, I के जगह पर लिख देंगे V बाई आर इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। देखिए, जब आपको पता है कि करंट सेम है या सीरीज सर्किट है तो आप इसको यूज कीजिए, जब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप इसको यूज कीजिए। ये तो जनरल फॉर्मूला है, इसको आप कभी यूज कर सकते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो और बेटर हम आपको समझा पाएंगे कि किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अभी आप कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा समझ लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग जब घर दुकान में जाते हैं, तो बोलते हैं 100 वाट का बल्ब दीजिए, मतलब क्या है 100 वाट 220 वोल्ट उसमें लिखा रहता है, मतलब अगर उसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो 100 वाट पावर देगा, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी देगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। सो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर बेसिकली होता क्या है, पावर बेसिकली होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम। तो एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम कर लेंगे, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का हम लोगों ने 3 फॉर्मूला निकाला,
तो पावर का भी 3 फॉर्मूला हो जाएगा, बस उसमें टाइम वाला फैक्टर हट जाएगा। तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा वोल्टेज इंटू करंट, टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप दुकान में जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि इस बल्ब का 100 वाट का बल्ब दीजिए, जबकि वो बल्ब तो अभी तक यूज नहीं हुआ है, किसी ने इसको यूज नहीं किया घर में जलाने के लिए। तो पावर जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। जब आप उसको घर में लाके जलाते हैं, कितना देर तक जला रहे हैं, तो उससे पता चलता है एनर्जी कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए आपका जो मीटर लगा हुआ रहता है, जिससे आपका बिल आता है महीना का, वो पावर कैलकुलेट नहीं करता, वो एनर्जी कैलकुलेट करता है, बिकॉज वहां टाइम का फैक्टर देखा जाता है। पावर में टाइम का फैक्टर नहीं होता, ये ध्यान देना है। और पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, यहां भी टाइम हट जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर मैं बता रहा हूं दोबारा, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको और बेटर समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होना है। अभी आप जस्ट थ्योरी को एक बार रिकैपिचुलेट कर लीजिए। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब जो हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है ना। अब इलेक्ट्रिक हीटर में किस मटेरियल का वायर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। उसका जो कॉयल होता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। अब ये नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम जो है निकल प्लस क्रोमियम का एक एलॉय है, निकल प्लस क्रोमियम का एक एलॉय है। इसका क्या प्रॉपर्टी है कि इसको यूज किया गया, पहला प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होना चाहिए, क्यों नहीं तो बार बार कॉइल कटते रहेगा, आप खाना पका ही नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। क्यों हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना हाई रहेगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा, है ना, इतना इजीली गर्म होगा और उतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सो इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल यूज होता है वो किसका बना हुआ रहता है, नाइक्रोम का, जो निकल क्रोमियम का एक एलॉय है, और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट का यूज कहां पे होता है, दूसरा जैसे है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट को ही यूज करता है ना। जैसे ही थोड़ा सा भी करंट ज्यादा जाता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और वो मेल्ट हो जाता है, और वो एक्सेस करंट जो है उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक पहुंचने नहीं देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या यूज करते हैं, ये भी इसमें यूज करते हैं एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। लेड और टीन का एलॉय यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में, जो वायर यूज होता है। इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रखना है दोस्तों। क्यों लो रखना है, क्योंकि फ्यूज का काम मेल्ट होना ही है। जैसे ही करंट थोड़ा सा भी एक्सेस हुआ तो इतना हीट प्रोड्यूस कर देगा कि मेल्ट हो जाना चाहिए। अगर इजीली मेल्ट नहीं होगा तो वो करंट जो आ रहा है, जो रेटेड वैल्यू करंट से ज्यादा है, वो करंट आपके घर में चला जाएगा और अप्लायंस को डैमेज कर देगा। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो वायर यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए, ताकि वो इजीली पिघल सके। अदरवाइज पता चलेगा कि एक्सेस करंट घर में चला गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, घर में फायर लग गया और फ्यूज हमारा मेल्ट ही नहीं हुआ। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक हीटर में मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि यहां बार बार अगर कटेगा तो खाना नहीं बना पाएंगे मम्मी, या हम लोग घर में खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ताकि थोड़ा भी करंट ज्यादा गया तो वो मेल्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आता है, जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट को यूज करता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब आप देखें हैं इस तरह का जो रहता है, इसको फिलामेंट कहते हैं, है ना। ये फिलामेंट होता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किस चीज का बना हुआ रहता है, ये जो फिलामेंट है ये बना हुआ रहता है टंगस्टन नाम के एक एलिमेंट का, ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, टंगस्टन किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन। इस टंगस्टन का क्या गुण है, इस टंगस्टन गुण है हाई रेजिस्टेंस। एक तो आप देखें वो कितना पतला रहता है, जितना पतला रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। जितना चीजें मोटा होगा, केबल मोटा होगा, वायर मोटा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहेगा तो बल्ब गर्म हो जाएगा, तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। उसमें कुछ इनर्ट गैस भी डाला हुआ रहता है, इनर्ट गैसेस भी डाला हुआ रहता है, ताकि
बल्ब क्या होगा, अंदर में गैस जो है वो आयनाइज हो जाएगा और वो रोशनी को पूरा फैला देगा। अदरवाइज अगर सिर्फ फिलामेंट ही रहेगा तो खाली स्ट्राइप नजर आएगा, मतलब एक धागा नजर आएगा और धागा लाल नजर आएगा, रोशनी नहीं फैलेगा। इसलिए उसमें इनर्ट गैसेस डाला रहता है या कभी कभी नाइट्रोजन भी डाला रहता है, ताकि क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में भी, ऐसा आएगा नहीं तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट में भी आने से उसका एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देगा, ऑक्सीजन का इफेक्ट खत्म कर देगा। तो ये था हीटिंग इफेक्ट के बारे में। और एक ही टॉपिक अब बच गया, वो टॉपिक क्या है, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का वो यूनिट जिसको हम लोग पैसे के लेन देन में यूज करते हैं। तो कमर्शियल यूनिट क्या 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 है, किलो वाट आवर को कमर्शियल यूनिट कहा जाता है। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर जिसको हम लोग KWH कहते हैं, किलो वाट आवर। ठीक है, एक किलो वाट आवर का मतलब होता है एक यूनिट। मतलब अगर आप ये बता सके कितना किलोवाट आवर एनर्जी यूज हुआ तो हम लोग बता पाएंगे कितना यूनिट यूज हुआ, क्योंकि एक किलोवाट आवर का मतलब एक यूनिट होता है। अब हम जानते हैं कि जूल जो है वो भी एनर्जी का यूनिट है और किलोवाट आवर भी यूनिट है। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है। क्या रिलेशन है, तो एक किलोवाट आवर का मतलब क्या है, एक किलोवाट आवर का मतलब है एक किलोवाट का पावर है जो कि 1 घंटा के लिए यूज हो रहा है। अब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया दोस्तों, और 1 घंटा का मतलब 60 × 60 सेकेंड हो गया, है ना। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3.6, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इंटू 10⁶। वाट का होता है जूल बाय सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाएगा जूल। सो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल आ गया, 3.6 × 10⁶ जूल आ गया। ठीक है, और आप जितना भी किलोवाट आवर, जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि 200 वाट का एक गीजर है जो कि 6 घंटा के लिए यूज होता है। ठीक है, मान लेते हैं यूनिट है 4 रुपया, कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब वो एनर्जी बनेगा। तो 1200 हो जाएगा, लेकिन ये वाट आवर होगा, वाट इंटू आवर, वाट आवर होगा। इसको किलोवाट बनाना पड़ेगा। किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना किलोवाट आ गया, 1.2 किलोवाट आवर आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब 1.2 किलोवाट आवर का मतलब 1.2 यूनिट, एक यूनिट का दाम 4 रुपया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 जो भी आपका आएगा उतना रुपया आ जाएगा, है ना। 1.2 इंटू 4 रुपीज कर देंगे, है ना, तो 4.8 आ जाएगा, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल था, बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसमें यही पैसा निकालने आएगा या कितना किलोवाट आवर या कितना यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो निकालने आएगा। आपको ध्यान रखना है, इसमें किलोवाट में चेंज कर लेना है, किलोवाट आवर में चेंज कर लेना है, ये चीज को ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा मिस्टेक वहीं पे होगा, वाट रहेगा या सेकंड रहेगा। ठीक है, जनरली सेकंड में नहीं रहेगा, बट फिर भी आपको ध्यान देना है, लेकिन वाट में रहेगा, उसको किलोवाट में चेंज कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करके 100 से। तो ये था पूरा ओवरऑल एक 1 शॉट वीडियो टाइप फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा टॉपिक्स एक बार प्रॉपर्ली रिकैप्चुलेट हो गया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक का। तो हमारे साथ जुड़े हुए रहें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि वो भी इससे फायदा उठा पाए और अपना 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।